तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों वेरिकोज वेन्स। तो वेरिकोज वेन्स बहुत ही इजी टॉपिक है और इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं। तो पहले समझिए वेरिकोज वेन्स का मतलब क्या है। अगर आप कोई भी डायलेटेड वेन देखेंगे उसे आप वेरिकोज नहीं कह सकते अनलेस उसमें एक टिपिकल फीचर हो, और उस फीचर को कहते हैं रिफ्लक्स या रिवर्सल ऑफ फ्लो। तो काफी आप में से लोगों को हाथ में या पैर में डायलेटेड वेन्स होंगे, वो नॉर्मल है। लेकिन कुछ लोगों में रिफ्लक्स होनी चाहिए। रिफ्लक्स माने ब्लड शुड फ्लो फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल कंपार्टमेंट, और उसके कारण से सुपरफिशियल वेन डायलेट हो रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना, ये रिफ्लक्स होना जरूरी है। और ये मुझे दिखती है डॉपलर पे, कई जगहों पर होती है। सबसे कॉमन साइट है रिफ्लक्स की, वो है सैफिनो जंक्शन या एसएफजे, जहां पर ग्रेट सैफिनस वेन फीमोरल वेन को ज्वाइन करती है थाई में। तो वहां पर रिफ्लक्स होती है जिसके कारण से ग्रेट सैफिनस वेन डायलेट होती है। अब एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो वो पूछते हैं, वो है सीईएपी क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिकोज वेन्स, जिसमें वो हमेशा सी यानी क्लिनिकल पार्ट पूछते हैं। तो वेरिकोज वेन्स में क्लिनिकल रोल क्या है? सिंपल है। सबसे पहले वेरिकोसिटी जब शुरू होती है, उसके कुछ प्रीकर्सर होते हैं जो आप लोगों में हो सकते हैं, जैसे कि स्पाइडर वेन्स जो आप ये देख रहे हैं, जिनकी साइज 1 मिलीमीटर से कम है। और उससे जो थोड़े बड़े हैं वो ये है, वो है रेटिकुलर वेन्स, जिनकी साइज है 1 मिलीमीटर से लेके 3 मिलीमीटर से नीचे। तो 1 to 2.9 मिलीमीटर, ये है मेरे C1। ये एफएमजी एग्जाम में इमेज पूछ चुके हैं। तो जब डायलेटेड वेन्स शुरू होते हैं तो वो पहले इस प्रकार के प्रिकर्सर होते हैं, लेकिन जब वो साइजेबली इंक्रीज हो जाए ऐसे 3 मिलीमीटर से ज्यादा, तब मैं उन्हें कहूंगा वेरिकोज वेन्स। सो C2 माने वेरिकोज वेन्स जिनकी डायमीटर बाय डेफिनेशन है मोर देन 3 मिलीमीटर्स। अगर इन वेन्स के कारण पेशेंट को पेन हो, डिस्कम्फर्ट हो, और आप उसकी एग्जामिनेशन करो तो आप उसे कहेंगे C2S। एस माने सिम्टोमेटिक, C2A, ए माने एसिम्टोमेटिक। ये सारे PYQs पूछ चुके हैं। तो अगर पेशेंट को सिर्फ वेरिकोज वेन्स है बिना सिम्टम्स के, तो उसकी सी स्टेज हुई C2A। ये जो आप देख रहे हैं डायलेटेड वेन, ये है ग्रेट सैफिनस वेन। नॉर्मली ग्रेट सैफिनस वेन इज द वेन जिसमें वेरिकोसिटीज होते हैं। दूसरी वेन है शॉर्ट सैफिनस वेन, पर वो सिर्फ नी तक होती है और वो काफ में पोस्टीरियर साइड में होती है। ये आप देख सकते हैं ना, मिडिल मैल्यूलस, तो ये मीडियल है, और फिर ये जाएगी थाई तक, तो वो है ग्रेट सैफिनस वेन। शॉर्ट सैफिनस वेन पोस्टीरियर काफ पर होती है। अगर आपने वेन्स को ठीक नहीं करा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगी इन वेन्स में, जिसे हम कहते हैं वीनस हाइपरटेंशन या एम्बुलेटरी वीनस हाइपरटेंशन। तो उस हाइपरटेंशन के कारण पेशेंट को होगी इडीमा। ये होगी स्टेज C3। फिर भी अगर आपने इस बीमारी का इलाज नहीं किया तो वीनस हाइपरटेंशन के कारण स्किन में बदलाव आने लगेंगे। जैसे कि पेशेंट को हो सकती है, ये जो आप लाल लाल चीजें देख रहे हैं पिगमेंटेशन, ये जो व्हाइट व्हाइट आप पैचेस देख रहे हैं वो है एक्जिमा। एक्जिमा पिगमेंटेशन हो गया C4A। फिर कभी कभार स्किन इन्फ्लेमेशन होती है, स्किन थिकनिंग होती है, और उस थिकनिंग को हम कहते हैं लाइपोडर्मा स्क्लेरोसिस। लाइपोडर्मा स्क्लेरोसिस हो गई C4B। तो आप देखिए एक एक करके कॉम्प्लिकेशन बढ़ रही है। कभी कभार लाइपोडर्मा स्क्लेरोसिस में काफ की एक टिपिकल शेप आ जाती है, जिसे हम कहते हैं इनवर्टेड शैंपेन बॉटल लेग। इनवर्टेड शैंपेन बॉटल लेग, ये कभी कभार लाइपोडर्मा स्क्लेरोसिस में मिलती है। तो नॉर्मली ना वो लाइपोडर्मा स्क्लेरोसिस आपको इमेज बेस्ड नहीं कहेंगे। यूजली वो कहेंगे कि ऐसी वेरिकोज वेन्स है और स्किन थिक हो गई है, मतलब स्क्लेरोसिस। कभी कभार ऐसे व्हाइट पैच भी डेवलप होते हैं पेशेंट को, जिसे हम कहते हैं एट्रोफी ब्लांची। तो ब्लांची की भी स्टेज होगी C4B, बी फॉर ब्लांची। कभी कभार वेरिकोसिटीज में आपको वेरिकोज एक्जिमा, वेरिकोज वेन्स के साथ इस प्रकार की अरेंजमेंट ऑफ वेन्स दिखेंगी क्राउन की तरह, जैसे हम कहते हैं कोरोना फ्लेबेक्टेटिका, क्राउन लाइक अरेंजमेंट। क्राउन माने जो क्राउन के ऊपर डायमंड्स होते हैं वैसे। तो क्राउन लाइक अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, इन्हें हम कहेंगे कोरोना। तो ये हो गया C4 कोरोना, ऐसे आप याद कर सकते हैं C। और एक ही चीज ध्यान में रखना, जो मेरे स्किन चेंजेस है वो C4 स्टेज में आ रहे हैं। ये सब एग्जाम में PYQs पूछ चुके हैं, इमेज बेस भी पूछा है, हिस्ट्री पर भी पूछा है। और एक दिलचस्प चीज है कि इसके बाद लास्ट में पेशेंट को होती है ये अल्सर। ये अल्सर शैलो होती है, टिपिकली मीडियल मैल्यूलस के पास होती है, जिसे हम कहते हैं गेटर्स एरिया।
तो अगर आपको अल्सर ऐसी दिख जाए मीडियल मैल्यूलस के पास ग्रेटर एरिया में, वो वीनस अल्सर वैरिकोज वेन्स में होती है, ये बीमारी का लास्ट स्टेज है। तो इस सिचुएशन में अगर अल्सर एक्टिव है तो हम कहेंगे C6। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ हील्ड अल्सर, वो होगा C5। ये आईना CTPYQ। ध्यान में रखना, हिस्ट्री ऑफ हील्ड अल्सर माने C5। ऐसी कुछ आपको लाइन एग्जाम में दिख रही है तो ध्यान में रखना। ऑब्वियसली अगर अल्सर दिख रही है तो एक्टिव। रिवर्स मत करना, आप मत कहना सर पहले एक्टिव होगा फिर हील होगा। ये बीमारी का जो स्टेजिंग है, जितनी ज्यादा अग्रेसिव है उतना ज्यादा नंबर आएगा। तो ऑब्वियसली एक्टिव इज मोर अग्रेसिव, सीधी सी बात है। तो हील्ड अल्सर को C6 मत बोलना कि सर पहले एक्टिव फिर हील्ड, ऐसा नहीं है। ये बता रहा है कितना बीमारी सीवियर हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा C स्टेज। नॉर्मली अगर पेशेंट सिर्फ वेरिकोज वेन्स लेकर आया या स्किन चेंजेस या अल्सर ऐसे कुछ ले आया, तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा उसकी वीनस डॉपलर। इसमें एक ही टेस्ट है। पीवीडी में हमने करी थी आर्टीरियल डॉपलर, इसमें हम करेंगे वीनस डॉपलर। क्यों कर रहे हैं वीनस डॉपलर? वेरिकोज वेन्स तो दिख जाते हैं। पेशेंट खुद कहेगा डॉक्टर साहब मेरे पैर की नसें डायलेटेड है, उसमें तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। पर हम क्यों करना चाह रहे हैं? हमें देखना है ये वेरिकोसिटी का कारण क्या है, रिफ्लक्स कहाँ है। तो एम ऑफ डॉपलर इज नॉट कि मैं देखूं वेरिकोज वेन्स, वो तो मुझे नेकेड आई से दिख जाएंगे। एम है टू आइडेंटिफाई कहां पर है रिफ्लक्स या इनकॉम्पिटेंस। उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं ग्रेट सैफिनस वेन को लोकेट करता हूं। उस अपीयरेंस को कहते हैं सैफिनस आई। तो आप देख रहे हैं ये ग्रेट सैफिनस वेन है और उसके ऊपर और नीचे उसके दोनों फेशियल प्लेन्स है, सुपरफिशियल और डीप फेशिया के बीच में होती है, इसीलिए इसे कहते हैं सैफिनस आई। वो आंख की तरह दिखती है। तो अब मैंने देख ली ग्रेट सैफिनस वेन। अब मैं इसे ट्रेस करते जाऊंगा थाई की तरफ, और ट्रेस करते करते मैं पहुंच जाऊंगा सैफिनोफीमोरल जंक्शन। क्योंकि मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिफ्लक्स इस पॉइंट पे होती है, सैफिनोफीमोरल जंक्शन। वहां पर मुझे क्या दिखता है, फीमोरल वेन दिखेगी, ये LSV माने लॉन्ग सैफिनस वेन या ग्रेट सैफिनस वेन दिखेगी, और उसकी साइड में फीमोरल आर्टरी होती है। अगर मैं आपको लॉन्जिट्यूडनल व्यू दिखाऊं तो वो कुछ ऐसे होगा, ये ग्रेट सैफिनस वेन है, वो ज्वाइन हो रही है फीमोरल वेन को, और उसी के बगल में होती है फीमोरल आर्टरी। इस अपीयरेंस को जब मैं अल्ट्रासाउंड पे देखता हूँ उसे हम कहते हैं मिकी माउस अपीयरेंस। अब मुझे क्या दर्शाना है, मुझे देखना है यहाँ पर रिफ्लक्स हो रही है नहीं, उसके लिए मुझे लगती है डॉपलर। नॉर्मली ब्लड फ्लो होती है सुपरफिशियल से डीप। इस सिचुएशन में अगर रिफ्लक्स है तो ब्लड फ्लो विल रिवर्स। और ध्यान में रखना ये डॉपलर मैं प्रेफरेबली करूंगा स्टैंडिंग पोजीशन में, क्योंकि रिफ्लक्स लाइंग डाउन में शायद न दिखे, स्टैंडिंग में पक्का दिख जाएगी। स्टैंडिंग काफ क्वीज वगैरह करेंगे तो रिफ्लक्स देखनी है, काम हो गया। यहाँ पर है इनकॉम्पिटेंस। इसी प्रकार और जगहों पर भी इनकॉम्पिटेंस हो सकती है जिन्हें हम कहते हैं परफोरेटर्स, वो भी मैं डॉपलर से देख लूंगा। तो अब मुझे पता लग गया कहाँ कहाँ पर है इनकॉम्पिटेंस। अब इसका इलाज, कोई भी वीनस बीमारी का रियलिस्टिकली कोई फुल प्रूफ इलाज नहीं है। हेमोराइड्स, वैरिकोसील, ईसोफेजियल वाराइसिस, इसका कुछ फुल प्रूफ इलाज नहीं है। आप एक वेन को ठीक करो दूसरी आ सकती है, इसीलिए वेरेवर पॉसिबल हम करेंगे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, जिसमें हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि भैया ज्यादा देर खड़े मत रहो, पैर रेस करके रखो जितना हो सकता है, लिम्ब एलिवेशन, कुछ एक्सरसाइजेस सिखाएंगे और उसे स्टॉकिंग्स पहनाएंगे। ये चार चीजें ई, इसे हम कहते हैं बिस्गार्ड रेजिम। एक्चुअली बिस्गार्ड ने ये सिर्फ वीनस अल्सर के लिए कहा है, पर हम इसे नॉर्मल बिना अल्सर वाले वेरिकोसिटीज में भी यूज कर सकते हैं। पर कायदे से बिस्गार्ड रेजिम इज फॉर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ऑफ वीनस अल्सर। हम इसे बिना अल्सर वाले वेरिकोज वेन में यूज करते हैं। तो ये चार चीज करेंगे, एजुकेट, लिम्ब एलिवेट, एक्सरसाइज, इलास्टोक्रेप, स्टॉकिंग्स। अब ये स्टॉकिंग के कंप्रेशन अपने को पता होना चाहिए। ये ब्रिटिश ग्रेडिंग है, अलग अलग ग्रेड ऑफ कंप्रेशन होती है स्टॉकिंग की जब आप उसे पहनेंगे। तो ग्रेड 1 में जो प्रेशर एग्जर्ट होती है वो होती है 14 to 17, ग्रेड 2 18 to 24, ग्रेड 3 25 to 35। सिंपल सी बात है, अगर आपकी बीमारी ज्यादा एडवांस्ड है तो आप पहनेंगे ज्यादा प्रेशर वाले कंप्रेशन। तो अगर वीनस अल्सर है तो नॉर्मली मैं ग्रेड 3 कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनूंगा। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेली की पॉइंट है कि कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का एक ही बेनिफिट है और वो है पेन रिलीफ।
या सिम्प्टोमेटिक बेनिफिट, इससे बीमारी का प्रोग्रेशन नहीं रुकेगा। तो ऐसे मत कहना कि सर अगर मुझे आज रेटिकुलर वराइसिस है और मैंने अब स्टॉकिंग्स पहनना शुरू कर दिया तो क्या मुझे वेरिकोज वेन्स ना होंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है, होने को हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको वेरिकोसिटीज के कारण पेन हो, डिस्कम्फर्ट हो, स्वेलिंग हो, वो इससे कंट्रोल हो जाएगी, राइट। तो ये हो गया स्टॉकिंग्स। पर हाँ, काफी बार पेशेंट्स स्टॉकिंग वगैरह नहीं पहन पाते या उनके सिम्टम्स फिर भी कम नहीं होते। इस सिचुएशन में अगर पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो या ज्यादा पेन हो या पेशेंट कहे कॉस्मेसिस के लिए ठीक कर दो, इन सिचुएशंस में हम करेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो वही जो हमने गोइटर में पढ़ा, पीवीडी में पढ़ा, इंडिकेशंस ऑफ ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशंस, सीवियर सिम्टम्स, यहाँ पर अप्लाई होगी कॉस्मेसिस। और वेरिकोज वेन्स के बड़े सारे ट्रीटमेंट है, लेकिन हमारे काम की सबसे दो इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। उसमें पहले आती है ईवीएलए, जिसका एक वर्जन है आरएफए। ईवीएलए माने एंडोवीनस लेजर अब्लेशन। ये बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी है और इसी का एक मॉडिफिकेशन है आरएफए। आरएफए यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन। दोनों मोर और लेस सेम इलाज है, मोर और लेस। ये दोनों एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसमें मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ अगर मुझे ईवीएलए यानी लेजर अब्लेशन करना है तो मैं ग्रेट सैफनेस वेन में, आप देख सकते हैं, लेजर फाइबर डालूंगा, वेन के अंदर जाएगा, इनसाइड द वेन, एंडोवीनस। और फिर जब मैं लेजर फाइबर को ऑन करूंगा तो वो अपने टिप पे ना एनर्जी जनरेट करता है लेजर से हीट बनती है और वो हीट से ये ग्रेट सैफनेस वेन को अब्लेट कर देगा। तो बहुत ही सिंपल है, एंडोवीनस लेजर अब्लेशन, अब्लेट द ग्रेट सैफनेस वेन। ये सर्जरी की जाती है सैफिनो-फीमोरल जंक्शन इनकॉम्पिटेंस के लिए। और इसमें जो एनेस्थीसिया यूज होती है वो एक प्रकार की लोकल एनेस्थीसिया होती है जिसका नाम है ट्यूमसेंट एनेस्थीसिया। मतलब लोकल में आप कर सकते हैं। ट्यूमसेंट में खास बात क्या है, इसमें मैं सिर्फ लिग्नोकेन नहीं यूज करता। लोकल में हम लिग्नोकेन यूज करते हैं ना, इसमें मैं एड्रेनालिन भी यूज करूंगा, लेकिन साथ में इसमें मैं सोडा बाइकार्ब भी ऐड करूंगा। ये सारी चीजें मैं नॉर्मल सलाइन में डिसॉल्व करूंगा और फिर मैं उसको वेन के इर्द गिर्द दूंगा। इससे मेरी लोकल एनेस्थीसिया हो जाएगी। फिर लेजर डाल दो, वेन को बर्न कर दो, काम हो गया, आधे घंटे में हो जाता है, वेरी इजी। अगर मैं लेजर के बदले रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करूं, सेम वे में, खाली लेजर का प्रोब अलग है, इसकी प्रोब अलग होती है, मैं रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन भी कर सकता हूँ। रेडियो फ्रीक्वेंसी थोड़ी फास्टर है बट एफिकेसी वाइज दोनों मोर और लेस सेम है। आज के जमाने में ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है फॉर वेरिकोज वेन्स, ठीक है। लेकिन कभी कभार लेजर करने के बाद भी पेशेंट को छोटे छोटे बहुत वराइसिस रह जाते हैं जो इनके कोलैटरल से अगर बच गए, या पेशेंट को इतनी बड़ी ग्रेट सैफनेस वेन नहीं है, छोटे छोटे वेरिकोसिटीज है, रेटिकुलर वराइसिस ऐसे कुछ है, छोटी बीमारी है, उसमें तो मैं लेजर नहीं कर सकता। तो छोटे वेरिकोसिटीज, रिकरेंट वेरिकोसिटीज में मैं करूंगा फोम स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी तो आप जानते हैं हमने हेमोरॉइड्स में करी थी, जिसमें हमने हेमोरॉइड्स के आसपास, हेमोरॉइड्स के अंदर स्क्लेरोजेंट डाले थे, पॉलीडोकानोल। वही स्क्लेरोजेंट यहाँ पर भी मैं वेन के अंदर डाल सकता हूँ। तो स्क्लेरोजेंट वही है, पॉलीडोकानोल। पोर्टल हाइपरटेंशन में भी पढ़े थे हम ये सब, इथेनॉल अमाइन ओलिएट वही। तो ये स्क्लेरोजेंट को, लेकिन इसमें मैं वेन में डायरेक्टली नहीं डालूंगा, मैं स्क्लेरोजेंट को एयर के साथ मिक्स करूंगा इन द रेशियो 1:4। ऐसे आप देख सकते हैं, इसमें होगी एयर, इसमें होगा स्क्लेरोजेंट, 3-वे कैनुला से अटैच करके दोनों मिक्स कर दो, तो एयर और स्क्लेरोजेंट मिक्स करके फोम बन जाती है और आप उस फोम को वेन में इंजेक्ट करोगे, जैसे आप ये देख रहे हो। नाउ इट विल गो इन द वेन। और इससे क्या होगा, बहुत सिंपल है, स्क्लेरोथेरेपी का प्रिंसिपल सेम है। कोई भी वेन में आप स्क्लेरोजेंट डालते हो, इट विल कॉज फाइब्रोसिस, इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस। तो ये छोटे छोटे वेरिकोसिटीज की हो जाएगी फाइब्रोसिस। इस टेक्निक को कहते हैं टेसारी टेक्निक। तो ये फोम जनरेशन की टेसारी टेक्निक है। तो ये हो गया मेरा दूसरा। पहले के जमाने में जब मैं रेजिडेंट था ना, तो तब ना ये लेजर वगैरह नहीं थे इतने पॉपुलर, तो तभी हम ओपन सर्जरी करते थे जिसका नाम था ट्रेंडलिनबर्ग प्रोसीजर। तो ये ट्रेंडलिनबर्ग प्रोसीजर क्या करते थे, इसमें इसमें हम वेन को, पूरी की पूरी वेन को स्ट्रिप करते थे। अभी मैंने लेजर में बर्न कर दिया ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर ये ग्रेट सैफनेस वेन है, डायलेटेड है और वो जा रही है फीमोरल वेन में, तो उसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले
ग्रेट सैफनेस वेन को यहाँ पर लाइगेट करते थे, एकदम फेमोरल वेन को चिपक के। उसे कहते हैं फ्लश लाइगेशन। तो पहले इसे फ्लश लाइगेट कर दो, मतलब एसएफ जंक्शन को बांध दो। फिर हम क्या करते थे, इसके अंदर एक डिवाइस डालते थे जिसे कहते थे स्ट्रिपर, और वो डिवाइस से पूरी की पूरी वेन को बाहर खींच के निकालते थे। तो उसे हम करते थे स्ट्रिपिंग ऑफ ग्रेट सैफनेस वेन। तो आप इमेजिन करो, पूरी की पूरी ग्रेट सैफनेस वेन को आपने एक डिवाइस जिसे स्ट्रिपर कहते हैं डाल के निकाल दिया, बस ये हो गया काम। तो पहले ये करते थे ट्रेंडनबर्ग, पर उसमें रियलाइज हुआ कि सैफनेस नर्व इंजरी काफी ज्यादा थी, क्योंकि इस वेन के पास में सैफनेस नर्व होती है। तो जब आप उसे स्ट्रिप करोगे, साथ में नर्व भी उखड़ सकती है। इसलिए ये प्रोसीजर आज के जमाने में थोड़ा कम पॉपुलर है। तो ये हो गई मेरी मैनेजमेंट ऑफ वैरिकोज वेन्स।